नमस्कार। स्वदेश न्यूज की खास पेशकश चंद्र ग्रहण शुभ या अशुभ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। आज यानी कि 8 नवंबर को शाम को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण होगा। देश के पूर्वी भाग में पूर्ण और बाकी शहरों में आंशिक चंद्र ग्रहण दिखेगा। वहीं अगले साल यानी कि 2023 में कुल 4 ग्रहण होंगे। इनमें से 2 सूर्य और 2 चंद्र ग्रहण रहेंगे, लेकिन देश में सिर्फ एक आंशिक चंद्र ग्रहण ही दिखेगा। बात आज लगने वाले चंद्र ग्रहण की करें तो ये चंद्रोदय के साथ ही दिखने लगेगा। ईटानगर में शाम 4:23, दिल्ली में 5:28 और मुंबई में 6:01 से चंद्र ग्रहण शुरू होगा, जो कि 6:19 तक रहने वाला है। तो आज के इस चंद्र ग्रहण पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ ज्योतिषाचार्य जुड़ गए हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ज्योतिषाचार्य राजेश दुबे जी जुड़े हैं, साथ ही हमारे साथ कानपुर से संजीव मिश्र जी भी आचार्य जुड़ रहे हैं। आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं पंडित राजेश दुबे जी से ही चर्चा करना चाहूंगी। पंडित जी, आज के इस चंद्र ग्रहण के बारे में सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगी कि आज पूर्ण चंद्र ग्रहण होने जा रहा है। कहाँ क्या इसका कैसा असर देखने को मिलेगा और क्या असर रहेगा, कितने बजे से इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा, ये हमारे दर्शकों को थोड़ी सी जानकारी दें। जी। आज का चंद्र ग्रहण जो है, ग्रस्तोदित जो है, उसकी स्थिति 5:53 से 6:19 तक रहेगी और छाया का निर्गम 7:26 पर पूर्णता होगा। मेष राशि भरनी नक्षत्र में यह पूर्ण रूप से प्रभावी होगा। इस राशि पर यह ग्रहण जो है पड़ने वाला है। 2022 में भौगोलिक घटनाओं का यदि हम अध्ययन करते हैं तो चंद्र ग्रहण जब आता है तो समुद्र में ज्वार भाटा उठता है और उसकी लहरें तेज हो जाती है। वैसे तो हर पूर्णिमा पे ज्वार भाटा उठता है, लेकिन चूंकि ग्रहण पड़ा है तो तेज गति से लहरें उठेगी। रहा सवाल कि यह जो ग्रहण है इसका सूतक काल चंद्र ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले यानी 8 बजे के आसपास से जो है प्रातः आरंभ हो जाता है जी। और जब सूतक काल लागू हो जाता है तो सूतक काल के इसके अनुशासन है, कुछ नियम हैं। उन नियमों के अनुसार जो है कैंची से किसी चीज़ को काटना नहीं चाहिए, कुतरना नहीं चाहिए, चाकू नहीं चलाना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और जितना शुद्ध आचार संहिता का आप पालन कर सकते आपको करना चाहिए। जहाँ तक बने सूतक काल से लेकर ग्रहण के जो मोक्ष का काल है 6:19 तक कहीं ना कहीं आप सड़क पर ना निकलें, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। सवाल ये है कि आप कामकाजी हैं जी, तो आपको निकलना ही पड़ेगा जी। तो ऐसी दशा में अपने सिर को ढक के रखें और चलते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप आकाश की तरफ न देखें, क्योंकि ग्रहण जो है आपके ऊपर इसका प्रभाव डाल सकता है। कुल मिलाकर यदि हम देखेंगे तो ये कहाँ दिखाई देगा भारतवर्ष में। जी, जी। भारतवर्ष के पूर्वी भाग में असम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, बिहार, झारखंड, पश्चिम भाग, उत्तरी भाग तथा उत्तर और दक्षिण अमेरिका, अलास्का, अंटार्कटिका सागर में ये दिखाई देगा। जी। यहाँ पर सीधा प्रभाव रहेगा। जी। कुल मिलाकर कहा जाए तो चंद्र ग्रहण क्या है, जी। यदि हम इस पर विशेष चिंतन करते हैं तो ग्रहण का अर्थ होता है आच्छादन करना। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है या पृथ्वी के बीच सूर्य चंद्रमा आते हैं तो जो है ग्रहण पड़ता है। ग्रहण पड़ते से खग जो है अपने चरित्र को बदल देते हैं। पक्षियों पर इसका असर पड़ता है, पशुओं पर इसका असर पड़ता है और प्रत्येक जीव पर असर पड़ता है और इसी वजह से मनुष्य भी इनके इन प्रभावों के कारण सावधानियां बरतता है। जी। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि चंद्र ग्रहण का जो विशेष काल माना जाता है
चंद्र ग्रहण का जो विशेष काल माना जाता है, जहाँ ग्रस्तोदित रहेगा, वो 5:53 पे और अलग अलग पंचांगों पे अलग अलग टाइम दिया। ये भोपाल का टाइम हम आपको बता रहे हैं जी। और 6:19 तक के बिल्कुल सीधा प्रभाव रहेगा। और इस प्रभाव के दौरान जहाँ तक बने, मनुष्य को सावधानियाँ बरतना चाहिए। जी। किसी भी प्रकार से पेय पथ्य और भोज्य पथ्य इनको नहीं धारण करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, सेवन नहीं करना चाहिए। सूतक काल में भी जहाँ तक बने प्रयास करना चाहिए। ग्रहण का यह जो काल है, यह अपने आप में समय सिद्ध काल माना जाता है। जी। इसमें देवताओं को स्पर्श नहीं करते, लेकिन मंत्रों का जाप, मानसिक जाप कर सकते हैं। मानसिक जाप के अंतर्गत आप अनेकों प्रकार के, यदि आप दीक्षित हैं तो आपके गुरु के द्वारा आदेश जो दिया जाए या जो गुरु मंत्र होता है उसका पुनश्चरण करना चाहिए। और यदि सामान्य व्यक्ति आप हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ क्यों करना चाहिए, क्योंकि मंगलवार के दिन यह पड़ रहा है और मेष राशि पे जिसका स्वामी मंगल होता है। जी। तो कोशिश ये करना है कि समझ चाहूँगा हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान बाहु का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें और फिर उसके बाद जो मंत्र हो आपके, उस मंत्रों का पुनश्चरण करते हुए और बड़े शांत चित होकर इस ग्रहण काल से आपको अपने आप को संभालना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए। वाद विवाद करेंगे तो दिक्कत खड़ी कर सकता है। फिर जब यह ग्रहण पृथ्वी पर पड़ता है, खग पर, जीव पर, मानव दानव सब पर पड़ता है, तो सब अपने अपने ढंग से जतन करें। जतन करने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि हम अपने आध्यात्मिक पक्ष को मजबूत करें। जी। यह ब्रह्मांडीय घटना है, इससे घबराएं नहीं, इससे डरना भी नहीं चाहिए। जी। क्योंकि इसमें बहुत अच्छे ढंग से मनीषियों ने हमारे जो रास्ते बताएं कि क्या करना चाहिए। जहाँ तक बने अपने घर में रहना चाहिए। बिल्कुल। और आच्छादित क्षेत्र में रहने से आपको इसके प्रभाव कम होंगे। इस बात को आप ध्यान रखें। और उसी बीच यदि मंत्रोपासना आदि आप करते हैं, बिल्कुल राजेश जी, इससे संबंधित भी कई सारे प्रश्न आपसे करूंगी और भी जानकारी चंद्र ग्रहण से लूंगी, लेकिन हमारे साथ कानपुर से आचार्य संजीव मिश्र जी भी जुड़ गए हैं। संजीव जी, आपका क्या कुछ मत है आज के इस चंद्र ग्रहण के बारे में? क्योंकि आज देखा जाए तो साल भर में दूसरा चंद्र ग्रहण और साल का आखिरी चंद्र ग्रहण आज लगने जा रहा है। सुबह से सूतक भी शुरू हो चुकी है, तो आपका इस चंद्र ग्रहण पर क्या कुछ मत है? जी, अभी हमारे आचार्य जी ने बहुत अच्छी बातें बताई जी। और ये 3 प्रकार के ग्रहण का उल्लेख हमारे शास्त्रों में है। जी। एक सबसे पहले खग्रास यानी पूरा ग्रहण, फिर होता है खंड ग्रास यानी वो पूरा न होकर के कुछ खंड को प्रभावित करता है, और एक होता है मांद ग्रहण। तो मांद में ग्रहण तो नहीं होता है, लेकिन जो राहु अथवा केतु की छाया है सिर्फ वही प्रभावित करती है। ये विशेष ग्रहण इस प्रकार है कि ये पूरा खग्रास चंद्र ग्रहण है, यानी राहु जो है चंद्रमा को पूरा ग्रसित करेगा। तो चूंकि विभिन्न नगरों में अलग अलग समय से प्रारंभ होगा, लगभग 5:30 बजे से सायंकाल में ग्रहण प्रारंभ होगा, तो इसका सूतक जो है 9 घंटे पहले लग चुका है। तो अभी आचार्य जी बता रहे थे कि इसमें पूजा पाठ, धर्म कर्म आदि करना चाहिए। तो उसी प्रकार हम सब लोग एक प्रार्थना करें, देवताओं की प्रार्थना करते हैं कि इंद्रो नलो दंड धरस्य भिक्षा, इंद्र आदि जो देवता हैं, जो पृथ्वी को धारण करने वाले देवता हैं, प्रचेतसो वायु कुबेर ईशा मज जन्म रिक्षे मम राशि संस्थे सोमो परागम समयंतु सर्वे। तो चूंकि सूतक काल चल रहा है, तो सबसे पहले तो हम स्वयं के लिए, आप सबके लिए और संपूर्ण सृष्टि के लिए इस ग्रहण काल से किसी को कोई समस्या न हो, कोई परेशान न हो, इस प्रकार की हम एक सार्वभौमिक प्रार्थना ईश्वर से, देवताओं से करते हैं। अब ग्रहण में कुछ चीजों का निषेध बताया गया है, उनको अवश्य अपनाना चाहिए, क्योंकि
निषेध कार्यों को करने से बहुत बड़ा दोष लगता है। जी। सबसे पहले तो ग्रहण का सूतक प्रारंभ होने पर से स्नानम जपम कुर्याद मध्य होम सुरार्चनम। ग्रहण का स्पर्श होने से पहले ही स्नान करके हमें देवताओं की आराधना करनी चाहिए। मुच्यमानम सदा दानम विमुक्तो स्नानम आचरेत। और ग्रहण की समाप्ति होने पर हमें स्नान करना चाहिए। कुछ ऐसे कार्य हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं कि जिनको करने से, ग्रहण काल में जिनको करने से बहुत प्रत्यवाप लगता है, यानी पाप लगता है। मदन रत्न ग्रंथ में ऐसा उल्लेख है कि सूर्यादि ग्रहणे यावत तावत कुर्यात जपाधिकम। यानी सूर्य आदि चंद्रमा का जब ग्रहण काल प्रारंभ हो जाए तो हमें जप आदि करना चाहिए। न स्वपेन न च भुंजीत स्नात्वा भुंजीत मुक्तयो। न तो सोना चाहिए और न ही भोजन करना चाहिए, और ग्रहण समाप्त होने पर स्नान आदि करना चाहिए। अब आप हमारे शास्त्रों की सार्वभौमिकता देखिए कि यदि किसी ने प्रमादवश या किसी आवश्यक कार्यवश कर भी लिया तो उसके लिए भी कौन कौन से पाप लगते हैं कि निद्रायाम जायते रोगो। यदि ग्रहण काल में कोई सोता है तो उसको रोग पीड़ा होती है। मूत्रे दारिद्र मापनुयात। यदि वो लघु शंका यूरिन आदि जाता है जानबूझ करके तो उसको दरिद्रता घेर लेती है। लेकिन बीच में एक बात कहूंगा, ये नियम वृद्ध, बालक और रोगी पर लागू नहीं होते, सिर्फ स्वस्थ व्यक्ति के लिए हैं। अच्छा, पुरीसे क्रमी योनि। यदि कोई दीर्घ शंका जाना जाता है तो उसे क्रम की योनि प्राप्त होती है। इसीलिए सूतक काल में भोजन का मना किया गया है कि ग्रहण का जब सूतक प्रारंभ हो जाए उसमें भोजन नहीं करना चाहिए। श्यान मौथने ग्राम सूख रहा। यदि कोई ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है, स्त्री सेवन करता है, तो वो ग्राम का सूकर होता है। अब व्यंगे च भवेत कुष्टि भोजने स्याद दधो गति। यदि कोई अभ्यंग शरीर में तेल आदि का प्रयोग करता है तो वो कुष्ठ रोग से पीड़ित होता है और भोजन करने वाला अधोगति को प्राप्त होता है। वंचने च भवेत सर्पो। किसी को ग्रहण काल में किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति सर्प योनि को प्राप्त होता है। बधे चा नरकम ब्रजेत। कोई किसी को यदि अकारण दंड देता है, मारता है, तो वो नरक योनि को प्राप्त होता है। इस प्रकार का उल्लेख हमारे शास्त्रों में किया गया है कि कौन से काम नहीं करने चाहिए और यदि कर लिए तो किस प्रकार का पाप लगता है। लेकिन हमारे शास्त्रों ने एक और अच्छी व्यवस्था बताई है कि यदि व्यक्ति से भूलवश कोई पाप हो जाए तो उसके लिए क्या परिहार है। अभी हमारे आचार्य जी ने बहुत सुंदर बात बताई कि श्री हनुमान चालीसा, हनुमान बाहुक और सुंदरकांड आदि का पाठ करना चाहिए। हम इसमें एक शब्द और जोड़ना चाहेंगे कि चंद्र ग्रहण हमेशा राहु से प्रभावित होता है और श्रीमद् भागवत महापुराण में एक गजेंद्र मोक्ष प्रसंग का उल्लेख है। तो इसका पाठ करने से इस चंद्र ग्रहण में जिन जिन राशियों के लिए ग्रहण बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाला है उनको गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन क्योंकि वो क्लिष्ट संस्कृत भाषा में है, करने में हर कोई नहीं कर सकता है, इसलिए श्री सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान बाहुक आदि का पाठ करना चाहिए। बिल्कुल संजीव जी, और भी प्रश्न आपसे पूछूंगी, लेकिन एक बार फिर से राजेश जी के पास लौटूंगी। राजेश जी, जिस तरीके से ग्रहण लगते हैं कई सारे मन में संशय की स्थिति भी उत्पन्न होती है कि कहीं किसी व्यक्ति के साथ बुरा तो नहीं होने जा रहा है, अच्छा होने जा रहा है, क्या स्थिति बनने वाली है। ऐसे ही हमारे दर्शक भी राशिफल के बारे में जानना चाहते हैं कि ये ग्रहण उनकी राशियों पर क्या कुछ प्रभाव डालेगा। देखिए, ग्रहण का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव
और यहाँ तक कहा जाता है कि ब्रह्मांड में जो भी जीव अवस्थित है उन पर पड़ता है। मनुष्य चूँकि बुद्धि को धारण करने वाला जीव है, तो उसके जो प्रभाव पड़ते हैं वो अपने तरीके से उसका अध्ययन करता है और उसके आधार पर वो आगे अपने कार्य को करता है। जी। मेष, वृष, कन्या और मकर राशि के जो जातक है उनके लिए यह चंद्र ग्रहण नेष्ट है। इनको बहुत ज़्यादा कठोर प्रभाव देगा और इससे बचने के भी उपाय बताएंगे। मिथुन, कर्क, वृश्चिक और कुंभ राशि के जो जातक हैं, इन जातकों को शुभ फल की प्राप्ति होगी। ये कठोरता से बचते हैं और अशुभता से बचते हैं। जी। तुला, धनु, सिंह, तुला, धनु और मीन राशि के जो जातक हैं, इन पर इसका ग्रहण का अशुभ प्रभाव पड़ेगा। जी। सवाल ये है कि प्रभावों का आकलन हम किस प्रकार से करेंगे। जी बिल्कुल। तो मेष, कन्या राशि के और मकर के जो जातक है, मेष, वृष और कन्या, मकर के, उन जातकों को ग्रहण काल में ग्रहण आरंभ होने से पहले स्नान करना चाहिए। पहले स्नान करने के पश्चात जो है, फिर उसके पश्चात जो है किसी एक स्थान पर शांत चित्त होकर बैठकर मंत्रोच्चारण मानसिक जाप में करना चाहिए और मानसिक जाप करके और जो है उसके पश्चात जब ग्रहण समाप्त हो तो पुनः स्नान करना चाहिए। अब यदि वह जाति से ब्राह्मण हो या दीक्षित हो, अर्थात दीक्षा को प्राप्त किया हो, अर्थात जनेऊ को धारण करने वाला हो, वह इस पातक को मरण पातक के तुल्य मानकर स्नान करने के पश्चात जो तन पे कपड़े धारण किए हुए उनका परित्याग कर देना चाहिए। जी। जनेऊ बदलना चाहिए और उसके पश्चात फिर जो है तब तक घर की भी पूरी शुद्धि कर लेना चाहिए। उसके पश्चात फिर देवताओं का पूजन करके नाना प्रकार के नाना विधि दान आदि बताए गए हैं, उन दानों की ओर आना चाहिए। वस्त्र का दान, अन्न का दान, ऊन का दान, पशु का दान, भूमि का दान और देवदान जितने भी हैं वो सब करने के इसमें अधिकार मनुष्य को होते हैं। अब आप देखिए, दूसरी बात यह है कि इस पे प्राकृतिक प्रभाव पड़ते हैं। जी। तो कैसे पड़ते हैं? जैसे गर्भवती महिला है, उसकी अपनी शारीरिक अधोरचना संरचना जो है वैज्ञानिक आधार पर कुछ भिन्न हो जाती है। तो उस महिला को इस ग्रहण से बचने के लिए या उसकी आगामी संतान को सुरक्षित करने के लिए पेट में गेरू लगा लेना चाहिए, या फिर उसके अलावा एक नारियल कोछे में रख के और एक लोहे का टुकड़ा, चाहे सरोता हो या लोहे का कोई टुकड़ा हो, वो कोछे में बांध लेना चाहिए। ऐसा करने से उसकी जो आगामी संतान है उस पर ग्रहण के प्रभाव नहीं पड़ते। ये किन के लिए बताया हमने? जो मेष, वृष, कन्या, मकर और मेष राशि के जातक है जिन पर कठोर प्रभाव पड़ने वाला है। जी। फिर सिंह, तुला, धनु और मीन राशि के जो जातक है इन पर अशुभ प्रभाव पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, ये एक चिंतन का विषय हो जाता है। तो सबसे पहले देखिए, चंद्रमा मन का कारक होता है और मन के अंदर जो भाव आते हैं उसके अनुसार आप अपने कार्यों को करते हैं। लेकिन चंद्र ग्रहण काल में मन विचलित होता है। अब मन विचलित होता है तो स्वाभाविक प्रक्रिया है कि उसका जो दिमाग है वो असंतुलित हो जाता है। तो गति और मति, ये दो चीज़ें, गति और मति, इस पर प्रभाव पड़ता है। मति जो है गति के आधार पर नहीं चलती जी। और गति मति से मेल नहीं खाती। ऐसी दशा में दुर्घटनाएं होने के चांस बनते हैं। जी। तो कोशिश करना चाहिए कि इस समय में कम से कम वाहन आदि चलाएं, सड़कों पे न निकले। अब गति मति के प्रभाव को यदि हम देखेंगे तो आकाशीय घटना के आधार पर जब देखेंगे तो यहाँ पर हवाई यानी वायुयान दुर्घटना के योग बनते हुए दिखाई देंगे 90 दिन के अंदर। गति और मति के आधार पर यदि हम देखेंगे तो रेल दुर्घटना और ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में आप दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी होगी, आप ये देखेंगे। ये प्राकृतिक कारण रहेंगे। तो मनुष्य को इनसे बचना है
और इनसे बचने के लिए चित्त को शांत करना है। और चित्त को शांत करने के लिए कहीं ना कहीं से देवज्ञ आदेशों का पालन करते हुए मानसिक जाप करते रहना चाहिए। यदि आप गाड़ी भी चला रहे तो आपको मानसिक जाप करते हुए अपने आप को, बुद्धि को स्थिर रखकर गति और मति का संतुलन बना के चलना चाहिए। जी जी। ये आपके लिए लाभकारी होता है। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिए, जैसे आचार्य जी ने कहा था कि बूढ़ा, वृद्ध और रोगी, बूढ़े, वृद्ध, रोगी और गर्भवती इनको जोड़ लें, इन लोगों को छूट दी गई है। देखिए प्रायश्चित सब है। हमने सबसे पहला शब्द आपसे कहे थे कि ग्रहण है, ग्रहण से घबराने की जरूरत नहीं है, ब्रह्मांडी लोमहर्षक घटना है जी और घटती है। इसको हम नीचे पंचांग में देखते हैं और ये ऊपर घटती है। जी। हम खगोल शास्त्री नहीं कि दूरबीन लगा के ऊपर देखते और फिर बताते हैं कि घट रही है। हम तो पंडित लोग हैं, नीचे मुंह करके पंचांग देखते हैं और ऊपर ब्रह्मांड की घटना को बताते हैं। बिल्कुल। तो इसके दोनों के बीच में जब हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा यदि जतन होता है तो आध्यात्मिक उपायों से और हमारे देवज्ञ आचारों के निर्देशों से होता है। उसका आप पालन करें। भोजन, शयन, शैया से बचें। ये विशेष रूप से इस ग्रहण में राजेश जी, पालन माफी करना है। चाहूंगी, समय कम है, इसलिए संजीव जी से भी मैं अंतिम प्रश्न लेना चाहूंगी। सर, संक्षिप्त में एक बार राशियों में क्या कुछ प्रभाव रहेगा, आपका भी अपना मत बताएं। देखिए, ये अभी जो आचार्य जी ने बताया जी तो एक सार्वभौम है, ज्योतिष सिद्धांत विषय है। जी हमारे यहाँ ऋषि और मुनि दो प्रकार के संत बताए गए हैं, मननात इति मुनि और ऋषया मंत्र दृष्टारः। यदि हमारे ऋषियों ने ऊपर खगोल की घटना को प्रत्यक्ष देखा और उसको पंचांगबद्ध किया, पंचांग में जो लिखा है उसी के आधार पर हम लोग देखते हैं, क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं है। इसीलिए ये जो ग्रहण पड़ने वाला है, जिसका सूतक प्रारंभ हो चुका है और ये सबसे पहले 1:33 पर ये पहली उपछाया में प्रवेश कर जाएगा। तो प्रभाव तो उसका प्रारंभ हो चुका है और ग्रहण का प्रभाव पूरे ही ब्रह्मांड पर पड़ता है। किसी के लिए बहुत अधिक, किसी के लिए थोड़ा कम। तो ये नक्षत्र, भरणी नक्षत्र मेष राशि पर ग्रहण हो रहा है। तो जो मेष राशि से संबंधित व्यक्ति हैं, मेष राशि से संबंधित जो चीजें हैं उन पर अधिक प्रभावी होगा। और मेष के साथ वृष, कन्या, मकर, इन राशि वालों के लिए थोड़ा अशुभ रहेगा। सिंह, तुला, धनु और मीन, इन 4 राशि वालों के लिए इसका प्रभाव सामान्य रहेगा। इसके साथ ही मिथुन, कर्क, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों के लिए एक शुभ फल देने वाला है। लेकिन अब जैसे हमने कह दिया कि जिन राशियों के लिए बहुत अशुभ रहेगा, ऐसा आचार्य जी क्षमा चाहूंगी, समय कम है। चंद्र ग्रहण के बारे में हम जितनी भी चर्चा करेंगे बहुत ही कम आज लगेगा। और बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संजीव जी आपका, और राजेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से आज चंद्र ग्रहण का असर होने वाला है, कई तरीके की देखा जाए तो बातें यहाँ पर सामने निकल कर आई हैं, लेकिन जो कुछ आपको उपाय हमारे दोनों ज्योतिषाचार्यों के द्वारा बताए गए हैं उन्हें ध्यान में रखकर अगर आप आज जब तब करेंगे और कुछ विशेष सावधानियां बरतेंगे तो आप देखा जाए तो सुरक्षित रह सकेंगे और मन में किसी प्रकार की आशंका ना रखें। इसी के साथ ही हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।